आदरणीय सभी पत्रकार साथियों, मैं सत्यपाल सिंह अपनी ओर से चंद्रभान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मेरे वरिष्ठ साथी जो ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, मेंबर हैं, एडवोकेट विनय गोयल जी, सतेंद्र दहिया जी, संजीव शर्मा जी और सज्जन सिंह बेनीवाल जी, हमने सभी ने मिलकर के इस चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की है। और ये ट्रस्ट सिर्फ दिव्यांगजन के लिए है, दिव्यांगजनों के लिए काम करेगा। इसमें एक सेटअप आता है इंक्लूसिव सेटअप। उसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं गांव में जा कर के, उसके बाद मेडिकल असेसमेंट होता है उनका, उसके बाद मेडिकल ट्रीटमेंट, फिर हर एक बच्चे की एक्सेप्टेंस हो, उनकी एजुकेशन हो, उसके बाद उनका रिहेबिलिटेशन हो और एड्स एंड अप्लायंसेज, उन बच्चों की जो भी आवश्यकता है वो ट्रस्ट के माध्यम से रूरल एरिया में हमने ये पहला प्रयास किया है। इसके तहत 26 फरवरी को एक कैंप लगाया गया था। 21 गांव के लोगों को हमने उसमें बुलाया था और 482 लोग 21 गांव के उसमें आए थे। उस असेसमेंट कैंप के तहत 62 लोगों को जयपुर फुट की टीम हमने गांव में बुलाई थी और कृत्रिम अंग और पोलियो कैलिपर्स जयपुर फुट की टीम ने उसी दिन नाप लेकर के फिटमेंट उनकी शाम तक सभी की कर दी थी। उसी 26 तारीख को आइज के डॉक्टर्स भी आए थे, हियरिंग के डॉक्टर्स भी थे, मेंटली रिटार्डेड के बच्चों के डॉक्टर्स थे। उसके अंदर 20 व्यक्ति ऐसे आए थे जो मेंटली रिटार्डेड थे। 30 लोग ऐसे आइडेंटिफाई किए गए जिनकी आंखें कमज़ोर थी, उनको चश्मे रिकमेंड किए गए थे। 45 लोग ऐसे निकले जिनके हियरिंग लॉस था, उनको सुनने की मशीन रिकमेंड की गई थी। इसी तरह 18 लोगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और बेड वो रिकमेंड किए गए थे। 9 अप्रैल को हम दोबारा एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप लगा रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि चिकित्सीय सहायक उपकरण वितरण शिविर हम लगा रहे हैं। उसके तहत 30 लोगों को हम चश्मे प्रदान कर रहे हैं और 45 लोगों को सुनने की मशीन हम देंगे और 18 लोगों को व्हीलचेयर, ट्राईसाइकिल और बेड, जो 100% दिव्यांग है, जो मूव नहीं कर सकता, उसके लिए हमने बेड की व्यवस्था की है। उसी कैंप में 26 लोगों को कैटरेक्ट आइडेंटिफाई किया गया था और 10 व्यक्ति ऐसे निकले जिनके ईयर मेम्ब्रेन, कान का पर्दा खराब था। ये मई ऑनवर्ड हम इनकी सर्जरी निःशुल्क ट्रस्ट की तरफ से करवाएंगे। उन लोगों से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो ये प्रोग्राम हमारा, जो सामान हम देंगे इनको हम एड्स एंड अप्लायंसेज कहते हैं, वो 9 अप्रैल को देंगे और मई ऑनवर्ड इनकी सर्जरी कैटरेक्ट की और हियरिंग लॉस के लिए ईयर मेम्ब्रेन की सर्जरी हम निःशुल्क अपनी तरफ से करवाएंगे। तो ये हमारा कार्यक्रम है। 9 अप्रैल को आपका आयोजन होगा, ये कहाँ होगा? ये गांव छुड़ानी में ही होगा। गांव छुड़ानी में मैंने अपनी ओर से 4 एकड़ ज़मीन इस ट्रस्ट को निःशुल्क प्रदान की है। उसमें हमने 1 एकड़ में पार्क बना दिया है और जैसे ही हमें CLU मिलेगा, इन दिव्यांगजनों के लिए हम एक शैक्षणिक व्यवस्था करेंगे ताकि निःशुल्क इनकी पढ़ाई हो सके। इनके लिए बहुत सारी इंटरवेंशंस होती हैं, जैसे फिजियोथेरेपी है, इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं। तो जैसे ही CLU मिलेगा, भवन निर्माण करेंगे और जल्दी ही ये सुविधाएं हम आसपास के गांव के लोगों को निःशुल्क ट्रस्ट की तरफ से प्रदान करेंगे। देखिए, इन बच्चों को सिखाने के लिए स्पेशल एजुकेटर चाहिए। जैसे कोई बच्चा ब्लाइंड है, वो आम टीचर उसको नहीं पढ़ा सकता, जिसको ब्रेल आती होगी वही उसको पढ़ा सकता है। कोई बच्चा सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, मूक और बधिर बच्चा है, तो उसको सांकेतिक भाषा से समझ सकता है, उसका स्पेशल एजुकेटर अलग है।
तो हर फील्ड के लिए एक अलग स्पेशल एजुकेटर चाहिए। तो उसकी व्यवस्था उसी वक्त हो सकती है जब हमारे पास भवन होगा, उसमें स्पेशल एजुकेटर करेंगे। आसपास के गांव के जितने भी बच्चे हैं 6 से 18 साल तक के, उनको कोशिश करेंगे निःशुल्क उनको शिक्षा प्रदान की जाए। और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तहत कोई छोटा छोटा काम, या मेंटली टार्गेटेड बच्चे हैं, देखिए हम ये मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया में 8 से 10% बच्चे हाई इंटेलिजेंस में होते हैं और 8 से 10% बच्चे ही लो इंटेलिजेंस में होते हैं। बाकी पॉपुलेशन 50 से 60% नॉर्मल इंटेलिजेंस की होती है और इसका धर्म, जाति, क्षेत्र, गोत्र से कोई संबंध नहीं है। एक प्रोफेसर का बच्चा, एक साइंटिस्ट का बच्चा मेंटली टार्गेटेड पैदा हो सकता है और एक झुग्गी झोपड़ी वाले का बच्चा या एक बहुत ही गरीब घर का बच्चा बहुत हाई इंटेलिजेंस का हो सकता है। देखिए, दो चीज़ हमारी, शक्ल और अकल, यानी बौद्धिक स्तर हमारा और हमारी शारीरिक क्षमता, ये हमारे ना पेरेंट्स पे डिपेंड करती है ना हमारे माहौल पे डिपेंड करती है, ये कुदरती होता है। तो आज हालात ये हैं, 1995 एक्ट के तहत जब ये 2011 में सेंसस हुआ था तो 2.2% पॉपुलेशन हमारी डिसेबल्ड आइडेंटिफाइड हुई थी। 121 करोड़ की आबादी थी 2011 के सेंसस में, उसके तहत 2,65,00,000 लोग आइडेंटिफाई हुए थे। अब सरकार ने एक नया एक्ट बनाया है जिसको RPWD, राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 उसको नाम दिया गया है। और उसके तहत 7 डिसेबिलिटीज से 21 डिसेबिलिटीज कर दी गई हैं, उसको सरकार ने मान्यता प्रदान की है। यदि हम इस आंकड़े को देखें कि 3 गुना डिसेबिलिटीज बढ़ गई हैं, तो 2.2% से यदि 5% भी ये आंकड़ा निकला और वर्तमान जो जनसंख्या है हमारी देश की वो हम 130 से 135 करोड़ भी माने, तो ये कम से कम 6 करोड़ लोग आज के दिन देश के अंदर ऐसे होंगे जो दिव्यांगता से, किसी न किसी दिव्यांगता से ग्रस्त होंगे। आमतौर पर 5-6 विकलांगताओं के बारे में हमें पता है, लेकिन सामने आप देखेंगे तो इन 21 दिव्यांगताओं को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं: शारीरिक, मेंटल, न्यूरोलॉजिकल और ब्लड डिसऑर्डर। इनको मान्यता दी है सरकार ने। और एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति 18 साल का है, 18 साल से ज़्यादा का है और उसकी हाइट 4 फुट 10 इंच से कम है, तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में आता है। किसी को चोट लगती है और ब्लड काफ़ी देर तक नहीं रुकता है, इसको हीमोफीलिया की बीमारी बोलते हैं। मान लिया 10-15 मिनट क्लोटिंग नहीं होती तो भी ये विकलांगता की श्रेणी में आएगा। किसी के रेड ब्लड सेल्स नहीं बनते तो वो भी विकलांगता की श्रेणी में आएगा। जब बच्चे के अंदर RBC की कमी होगी, बनने बंद हो जाएंगे, तो उसके सारी मसल्स धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो जाएंगी कि वो हाथ भी नहीं उठा सकता। इस बीमारी को हम सिकल सेल्स बोलते हैं। तो स्वतः उसकी मांसपेशियां काम करना बंद कर देती हैं और बच्चा करवट भी नहीं ले सकता। ये इस तरह की दिव्यांगताएं हैं। बाकी कुछ एक और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ ऑटिज्म का। देखने में वो बच्चा नॉर्मल होता है, लेकिन ऑटिस्ट बच्चे कभी किसी से बात नहीं करते। क्या तो बहुत गुस्सा करते हैं या बिल्कुल बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। और ये जन्म के समय ही ये बीमारी आ जाती है। यदि 3 साल तक इसका इलाज नहीं कराया जाए तो इन बच्चों के अंदर मानसिक बीमारी से ग्रस्त ये बीमारी आगे आगे बढ़ती रहेगी और इसको रोकना संभव नहीं होता। तो सबसे ज़रूरी है दिव्यांग बच्चों के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन, और वो तभी संभव है जब आप सभी पत्रकार साथी जहाँ पर भी आप जाते हैं गांव-गांव में जागरण करें कि इस तरह की दिव्यांगताएं सरकार ने मान्यता दे रखी है। इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारा ट्रस्ट क्या करेगा, जैसे इस साल मैंने 21 गाँव का एक सर्वे कराया था। मैं खुद भी 21 गाँव में गया हूँ और वहाँ सरपंचों से मिलके, पंचायत मेंबर से मिल करके, आशा वर्कर से मिलके, आंगनबाड़ी वर्कर से मिल करके मैंने ये कोशिश की है कि गांव में उनको एक लिस्ट दी मैंने 21 डिसेबिलिटीज़ की कि इनसे ग्रस्त कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति किसी भी एज का हो, वो लिस्ट आप बना करके मुझे दो। मैंने 482 लोगों को उनमें से
अपने गांव में बुलाया था इस फर्स्ट कैंप में। तो हमारी कोशिश यही है कि हर साल 21 नए गांव को जोड़ा जाए, उनमें आइडेंटिफाई किया जाए जिन बच्चों के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, उनके सर्टिफिकेट भी बनवाए जाए। सरकार ने एक नेशनल लेवल पे एक पोर्टल शुरू किया है, UDID पोर्टल, जिसका सर्टिफिकेट ऑलरेडी बना हुआ है, उसको भी UDID कार्ड बनवाना पड़ेगा अब, और नए कार्ड UDID कार्ड ही बन रहे हैं कि जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ये UDID कार्ड भी इसी प्रकार का है। अब उस बच्चे को सारी सुविधाएं, वो किसी भी स्टेट में दी जाएगा तो वो सारी सुविधाएं जो सरकार की तरफ से होती हैं, बस की, रेल की या हवाई जहाज की, वो उस UDID कार्ड के माध्यम से वो ले सकता है। यदि उसके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसको पेंशन का प्रावधान है। हरियाणा गवर्नमेंट 2,500 रुपये पेंशन देती है यदि उसकी डिसेबिलिटी 60% है, लेकिन केंद्र सरकार का जो RPWD एक्ट है वो 40% के ऊपर है। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार उसको पेंशन भी, चाहे वो 18 साल का से बड़ा है या 18 साल से छोटा है, तो उसको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन हरियाणा सरकार ने नियमों में परिवर्तन करके 18 साल से ऊपर के लोगों को पेंशन दी जाती है। 18 साल से नीचे जो 100% है, खासकर फिजिकल डिसेबिलिटी का, उसी को पेंशन दी जाती है। इसके अलावा पेंशन 18 साल से नीचे के लोगों के लिए हरियाणा सरकार नहीं देती है। तो ये कुछ समस्याएं हैं। जैसे बस के लिए भी 100% यदि दिव्यांगता है किसी व्यक्ति को तो वो बस में फ्री ट्रैवल कर सकता है, जबकि केंद्र सरकार का ये एक्ट ये कहता है कि 40% के ऊपर इनको सारी की सारी सुविधाएं इनको मिलनी चाहिए। इसी तरह जो भी NGO कोई स्कूल खोलना चाहता है, कोई सेंटर खोलना चाहता है, तो उसको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और 14 डिपार्टमेंट हैं जिनका NOC लेना पड़ता है। उसके बाद उस ट्रस्ट को ये परमिशन दी जाती है कि विकलांग लोगों के लिए या दिव्यांगजनों के लिए आप कोई शैक्षणिक स्कूल, संस्था आप खोल सकते हैं। जब तक ये CLU नहीं मिलेगा, आप एग्रीकल्चर लैंड में कोई भी संस्था आप नहीं खोल सकते। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो NGO दिव्यांगजन के लिए काम कर रहे हैं और संस्था खोलना चाहते हैं, कम से कम उनको सिंगल विंडो पर एक ही बार परमिशन दे दी जाए, ताकि वो ये संस्थाएं खोल सकें और दिव्यांगजनों के लिए कार्य कर सकें। कोई और सवाल जो इससे संबंधित, दिव्यांगताओं से संबंधित आप? मुख्य है जो 9 अप्रैल को अभी मुख्य अतिथि जो होता है 9 अप्रैल को जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, उसमें श्री DV सिंह जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल इनकम टैक्स को हमने बुलाया है। और इसी तरह जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, NGO हैं जो इस फील्ड में कार्य कर रहे हैं, उनको भी हमने 9 तारीख को अपने गांव में ही, जहां ये एड्स एंड अप्लायंसेज हम बांटेंगे, वहां आमंत्रित किया है, ताकि मिलकर के हम सब एक डिसीजन लें कि सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन दें कि सरकार को चाहिए कि इन NGO को कुछ इस तरह की सुविधाएं दी जाएं सिंगल विंडो के ऊपर, ताकि ये सुचारू ढंग से अपना कार्य कर सकेंगे।